सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसका नाम आते ही दिमाग में लग्जरी, पार्टीज, प्लेन्स, ग्लैमर और कंट्रोवर्सी सब एक साथ घूमने लगते हैं। एक तरफ किंग ऑफ गुड टाइम्स, दूसरी तरफ देश का सबसे बड़ा बिजनेस डाउनफॉल। सवाल ये नहीं है कि विजय माल्या कौन थे, सवाल ये है कि विजय माल्या आखिर बने कैसे और टूटे कैसे। आज के इस एपिसोड में राज शामानी बैठे हैं विजय माल्या के सामने, और ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं है। ये एक इंसान की पूरी जर्नी है, कॉन्फिडेंस, विजन, गलतियां, सिस्टम और पब्लिक परसेप्शन के बीच फंसी हुई कहानी। विजय माल्या की कहानी शुरू होती है बियर से, किंगफिशर बियर। आज लोग भूल जाते हैं कि किंगफिशर कभी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, ये एक फीलिंग थी। फन, एक्साइटमेंट, यूथ, म्यूजिक, फैशन, सब कुछ एक ब्रांड में पैक। विजय माल्या बताते हैं कि उन्होंने किंगफिशर को नंबर 1 बियर बनाया, 52% मार्केट शेयर तक पहुंचाया, सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं, पर्सनैलिटी से। उनका अंदाज साफ था, ब्रांड बोरिंग नहीं होना चाहिए, ब्रांड को लोगों के साथ पार्टी करनी चाहिए। म्यूजिक इवेंट्स, फैशन शोज, बोल्ड एडवर्टाइजिंग, सब एक क्लियर सोच के साथ। जब उन्होंने यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप संभाला तो मैनेजमेंट का तरीका भी अलग था। फादर का स्टाइल था माइक्रो मैनेजमेंट, पर विजय माल्या ने डिसेंट्रलाइजेशन चुना, प्रोफेशनल्स को पावर दी, जो लोग कंपनी के अंदर से ग्रो हुए थे। ये डिसीजन रिस्की था, पर यही डिसीजन उनको ग्लोबल एक्विजिशंस तक ले गया। बर्जेस पेंट्स जैसे ब्रांड्स खरीदे गए और वो खुद नॉन रेजिडेंट इंडियन बने। उनकी सोच क्लियर थी, बिजनेस को इमोशन से नहीं, सिस्टम से चलाना। प्रोहिबिशन के टाइम पर भी जब कई स्टेट्स में अल्कोहल बैन था, लोग पीछे हट रहे थे। पर माल्या फैमिली ने सोचा प्रोहिबिशन इंडिया में कभी काम नहीं करेगा, और ये सोच उनके लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे स्टेट्स में ब्रांड्स एक्वायर किए गए। 1977 में जब गवर्नमेंट ने नेशन वाइड प्रोहिबिशन अनाउंस की, उसी वक्त विजय माल्या ने किंगफिशर बियर को रिवाइव किया। ये कॉन्फिडेंस था या रिस्क? शायद दोनों। फिर आता है एविएशन, किंगफिशर एयरलाइंस। विजय माल्या के लिए एयरलाइन एक बिजनेस से ज्यादा एक विजन था। उनका मानना था कि इंडिया को सिर्फ चीप फ्लाइट्स नहीं चाहिए, इंडिया को वर्ल्ड क्लास फ्लाइंग एक्सपीरियंस चाहिए। कंफर्ट, सेफ्टी, सर्विस, सब टॉप क्लास। अनकनेक्टेड प्लेसेस को कनेक्ट करना और लोगों को फील कराना कि फ्लाइट भी एक एक्सपीरियंस हो सकता है। किंगफिशर एयरलाइंस की सर्विस स्टैंडर्ड्स इंडस्ट्री से काफ़ी आगे थे। बिजनेस क्लास में क्रू आपके ग्लास तक क्लीन करता था। अटेंशन टू डिटेल उनकी प्रायोरिटी थी। पर यहीं से प्रॉब्लम्स भी शुरू हुई। हाई फ्यूल कॉस्ट्स, ग्लोबल क्रूड प्राइसेस, स्टेट टैक्सेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और सबसे बड़ा झटका, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रुक जाना। एतिहाद जैसी डील्स लास्ट मोमेंट पर फेल हुई और एयरलाइन फाइनेंशियली स्ट्रगल करने लगी। माल्या का मानना था कि एयरलाइन इंडस्ट्री को कंसोलिडेशन चाहिए। डेक्कन जैसे लो कॉस्ट डिस्रप्टर्स ने लोगों के माइंड में चीप फ्लाइंग का एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया था। उनके हिसाब से ये सस्टेनेबल नहीं था। किंगफिशर ने क्वालिटी चुनी, पर मार्केट ने प्राइस। इस सब के बीच विजय माल्या का पर्सनल इमेज भी डिस्कशन का हिस्सा बना। फ्लैम्बॉयंस, पार्टीज, लार्जर देन लाइफस्टाइल, पर वो कहते हैं ये सब स्ट्रैटेजी का पार्ट था। किंगफिशर कैलेंडर सिर्फ ग्लैमर नहीं था, ये ब्रांडिंग का वेपन था। दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ जैसे फेसेस यहीं से नेशनल आइकन्स बने। कैलेंडर का वेट लोग साल भर करते थे। फॉर्मूला 1 भी उनके लिए सिर्फ पैशन नहीं, प्रमोशन था। फोर्स इंडिया टीम के थ्रू इंडियन फ्लैग ग्लोबल ग्रिड पर था, और किंगफिशर, रॉयल चैलेंज जैसे ब्रांड्स वर्ल्ड स्टेज पर। आईपीएल में आरसीबी खरीदना भी वैनिटी प्रोजेक्ट नहीं था। उनके हिसाब से ये रॉयल चैलेंज विस्की का सबसे पावरफुल एडवर्टाइजमेंट बना। $112 मिलियन का डिसीजन सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं था, ब्रांडिंग के लिए था। फिर आता है सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा, पैसा, लोन्स, बैंक्स। विजय माल्या क्लियरली कहते हैं किंगफिशर एयरलाइंस को बचाने के लिए यूबी ग्रुप ने 3,000 करोड़ इंजेक्ट किए, 7,000 करोड़ के लोन्स पर पर्सनल गारंटी दी, यूबीएल और यूएसएल शेयर्स प्लेज किए। वो कहते हैं अगर इंटेंशन गलत होती तो कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी स्टेक पर नहीं लगाता। उनका कहना है कि 2012 से 2015 के बीच उन्होंने 4 बार बैंक्स को सेटलमेंट ऑफर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड्स में ये डॉक्यूमेंटेड है, पर ऑफर्स रिजेक्ट हो गए। डेट फिगर्स पर भी वो सवाल उठाते हैं। डीआरटी के हिसाब से 6,200 करोड़, पर पब्लिक स्टेटमेंट्स में 9,000 करोड़। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कभी दिया ही नहीं गया।
फ्रॉड एलिगेशंस पर विजय माल्या का स्टैंड क्लियर है। वो कहते हैं बिजनेस फेलियर और फ्रॉड को इंडिया में एक ही तराजू से तौला जाता है। वेस्ट में कंपनी फेल हो जाए तो एंटरप्रेन्योर क्रिमिनल नहीं बनता। वो कहते हैं उनका इंटेंशन कभी भी भागने का नहीं था। 2 मार्च 2016 को वो जिनीवा गए थे, पहले से शेड्यूल्ड मीटिंग के लिए, जहां बैंक्स को रीपे करने के लिए फंड्स अरेंज हो रहे थे। उस वक्त कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं था। 15 अप्रैल को पासपोर्ट रिवोक हुआ और वापस आना इम्पॉसिबल हो गया। मीडिया का रोल भी वो ओपनली डिस्कस करते हैं। सेंसेशनल हेडलाइंस, एक विलन की इमेज, वो कहते हैं वो पब्लिक एंगर का लाइटनिंग रॉड बन गए। इसलिए वो चुप रहे, क्योंकि जो भी बोलते उसका मतलब तोड़ा मरोड़ा जाता। आज विजय माल्या इंग्लैंड में रहते हैं। सिंपल लाइफ, लिमिटेड वेल्थ। सीबीआई, ईडी के केसेस चल रहे हैं। वो कहते हैं बैंक्स 2.5x रिकवरी ऑलरेडी कर चुके हैं। फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग 14,100 करोड़ रिकवर हो चुका है। फिर भी उनके पीछे परस्यूट चल रही है। उनकी अपब्रिंगिंग का भी बड़ा रोल था। फादर स्ट्रिक्ट थे, पर उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। एजुकेशन को सबसे बड़ा गिफ्ट माना। मैनेजमेंट स्टाइल में फादर और सन का डिफरेंस साफ है, कंट्रोल वर्सेस ट्रस्ट। इंडियन अल्कोहल बिजनेस के चैलेंजेस भी वो ऑनेस्टली बताते हैं। 29 स्टेट्स, 29 लिकर पॉलिसीज, हर स्टेट का अलग सिस्टम, हर चीफ मिनिस्टर के साथ रिलेशन मेंटेन करना पड़ता है। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, पॉलिटिकल नेविगेशन भी है। रिलीजियस साइड भी उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। साउथ इंडिया के टेम्पल्स में उनके डोनेशंस, सबरीमाला का गोल्ड रूफ, तिरुपति का सैंक्टम, ये सब वो क्वाइटली करते रहे, बिना पब्लिसिटी के। आज वो कहते हैं अगर फेयर ट्रायल का अश्योरेंस मिले तो वो इंडिया वापस आने को तैयार हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिट के लिए रेडी हैं। उनका कहना है इंटेंशन प्रूव करने दो, अगर गलती हुई है सजा मिले, पर बिना सुने वर्डिक्ट मत दो। ये पॉडकास्ट सिर्फ विजय माल्या की सफाई नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि बिजनेस, ब्रांड, ईगो, सिस्टम और पब्लिक ओपिनियन का मिक्स कितना डेंजरस हो सकता है। ये स्टोरी सक्सेस की भी है और डाउनफॉल की भी। और शायद सबसे बड़ा लेसन ये है कि इंडिया में ड्रीम देखना जितना ईजी है, सिस्टम के साथ लड़ना उतना ही टफ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए आप नेक्स्ट किस पॉडकास्ट का स्टोरी टेलिंग समरी देखना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।